आज हम पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय। लिखा है, मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में कब हुआ था? सन 1886 ईस्वी में चिरगांव जनपद झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। बोलेंगे कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव जनपद झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये द्विवेदी काल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि थे। तो कब के थे? द्विवेदी काल के। प्रारंभिक शिक्षा के बाद स्वाध्याय से ही इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, अर्थात इनकी जो भी शिक्षा थी उसमें इन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया था स्वयं के अध्ययन से ही इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और अनेक भाषाओं का अच्छा ज्ञान था इन्हें। महात्मा गांधी के साथ स्वाधीनता आंदोलन में भाग भी लिया। तो किस आंदोलन में भाग ले रहे थे? महात्मा गांधी के स्वाधीनता आंदोलन में भी ये भाग लिए। महात्मा गांधी के साथ स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने और जेल भी गए, यानी भाग तो लिए, उनके साथ मिल भी गए, लेकिन कई बार इन्हें बहुत सारे कष्टों को भी सहन करना पड़ा। कई बार इन्हें जेल की यातनाएं भी सहनी पड़ी। मैथिली शरण गुप्त की मृत्यु सन 1964 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1964 ईस्वी में। और जन्म कब हुआ था? 1886 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो चिरगांव जनपद झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। किस काल के ये कवि थे? द्विवेदी काल के थे। फिर लिखा है, गुप्त जी की आरंभिक रचनाएं कलकत्ता से निकलने वाले वैश्योपकारक में प्रकाशित होती थी। कहाँ से प्रकाशित होती थी? वैश्योपकारक में प्रकाशित होती थी। और बाद में इनका परिचय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से हो गया। किससे हो गया? इनका परिचय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से हो गया और इनकी कविताएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। उस समय एक पत्रिका प्रकाशित होती थी जिसका नाम था सरस्वती पत्रिका, जिसका प्रकाशन कौन करते थे? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इनकी जो कविताएं थी वो अब सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। द्विवेदी जी के प्रोत्साहन से इनकी काव्य कला में निखार आया, क्योंकि द्विवेदी जी क्या करते थे, कोई भी कविता यदि छपती थी तो पहले उसे पढ़ते थे और उनकी सारी कमियों को दूर करके ही उस पुस्तक का प्रकाशन किया जाता था। तो अब इनकी कविताओं में और इनकी पुस्तकों में और अच्छा निखार आने लगा। फिर लिखा है, उनकी प्रथम पुस्तक रंग में भंग। तो आपसे पूछ सकता है कि मैथिली शरण गुप्त की प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो रंग में भंग का प्रकाशन कब हुआ? 1910 ईस्वी में हुआ। किंतु उनकी ख्याति का मूल आधार भारत भारती। कौन सी पुस्तक है? भारत भारती, जो 1912 ईस्वी में है। भारत भारती ने हिंदी विषयों में जाति और देश के प्रति गर्व और गौरव की भावनाएं प्रबुद्ध की और तभी से ये राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए। तो राष्ट्र कवि के रूप में किसे जाना जाता है? तो राष्ट्र कवि के रूप में हम जानते हैं मैथिली शरण गुप्त को। इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं साकेत, जिसका साकेत का अर्थ होता है अयोध्या, जिसमें राम जी से रिलेटिव सारी बातें हैं। यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णु प्रिया, पंचवटी, झंकार, जयद्रथ वध, त्रिपथगा आदि। गुप्त के काव्य में आदर्श और यथार्थ का सुंदर समन्वय है, अर्थात सुंदर मेल है। किसका? गुप्त जी के आदर्श और यथार्थ। यथार्थ का मतलब होता है जैसा है वैसा ही यदि उसका चित्रण किया जाता है तो उसे बोलते हैं यथार्थ चित्रण, यानी बिल्कुल सत्य का ही सेम टू सेम वैसा ही चित्रण हो। प्राचीन आर्य संस्कृति के उपासक होने के कारण उनके हृदय में नारियों के प्रति अटूट श्रद्धा और सहानुभूति थी।
यानी स्त्रियों के प्रति इनके हृदय में अटूट सहानुभूति, अटूट श्रद्धा थी। उर्मिला और यशोधरा जैसे काव्यों में उपेक्षित नारियों का सफल चित्रण कर इन्होंने नवीन परंपरा को जन्म दिया। यदि आप एक रचना पढ़ते हैं जिसमें साकेत, जिसमें उर्मिला का वर्णन है और उर्मिला की मनोदशा को बताया गया है कि किस प्रकार उर्मिला अपने दुख को व्यक्त करती है, और कहीं ना कहीं हम राम जी के बारे में, सीता जी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन उर्मिला के किए गए त्याग को कोई भी नहीं जान पाता है। तो उर्मिला के किए गए त्याग को बड़ी बारीकियों से बताया गया है। खड़ी बोली को हिंदी कविता के क्षेत्र में प्रतिष्ठित और प्रिय बनाने में विशेष महत्व रखते हैं। कैसे? कि खड़ी बोली, क्योंकि द्विवेदी युग में खड़ी बोली बिल्कुल चरम सीमा में थी, और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा भी था कि अब व्यक्ति खड़ी बोली में ही अपनी सारी रचनाएं करे। तो खड़ी बोली को हिंदी कविता के क्षेत्र में प्रतिष्ठित और प्रिय बनाने का विशेष महत्व रखते हैं। कौन रखते हैं? हमारे मैथिली शरण गुप्त जी। उन्होंने सरल, शुद्ध और परिष्कृत बोली में कविता करके ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली को समर्थ काव्य भाषा के रूप में स्थापित कर दिखाया। उनकी यानी जो रचनाएं हैं वो किसमें? सरल, शुद्ध और परिष्कृत खड़ी बोली में। तो जो अभी तक रचनाएं ब्रज भाषा में हो रही थी, वो सारी रचनाएं भारतेंद्र युग के बाद जो सही से अगर कविता के क्षेत्र में आया तो वो द्विवेदी युग में था। तो इनकी भाषा सरल है, शुद्ध है और परिष्कृत है। फिर लिखा है, अपनी कविता में लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग करके कविताओं को और भी रोचक और जीवंत बना दिया है। वे अपनी कविताओं में लोकोक्तियों और मुहावरों का भी प्रयोग करते थे, जिनके कारण इनकी कविता और भी अधिक लोकप्रिय हो गई। इनकी कविता ऐसे लगती थी जैसे कोई जीवंत कविता हो। जब पढ़ो तो उसका एक एक भाव, उसका एक एक अर्थ समझ में आता है, और जब पाठकों के मन को कोई कविता भा जाती है, सरलता से समझ में आ जाती है, तो कविता और भी अधिक रुचिकर हो जाती है। इनकी रचनाओं में अनेक रसों का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। गुप्त जी को साकेत महाकाव्य पर, कौन सा महाकाव्य? साकेत। और क्या है? महाकाव्य। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। आपसे पूछ सकता है कि साकेत पर कौन सा पुरस्कार मिला था? तो साकेत रचना पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान मिला। इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा इनको डीलिट की मानद उपाधि प्रदान की गई। कौन सी उपाधि मिली थी? डीलिट की मानद उपाधि से भी इन्हें सम्मानित किया गया। साहित्य सेवा के लिए इन्हें पद्म भूषण, तीसरा कौन सा है? पद्म भूषण। पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया, और 2 बार राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी ये बने। कौन बने थे?